नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका यहाँ पर ब्लैक कैट बनकर कैलाश अधिकारी की मदद करने के लिए चली जाती है और इधर दूसरी तरफ अब तक किंग भी स्वाति के बनाए हुए पैलेस में वहाँ पर टेरेस पर आ जाता है। टेरेस पर आने के बाद वो वहाँ पर उस स्टैचू में लगे हुए एक बटन को प्रेस कर देता है और जिसके बाद अब किंग बच्चों के कमरे में आ जाता है। बच्चों के रूम के अंदर आ जाने के बाद अब वो किंग यहाँ पर तीनों ही बच्चों को इस तरह से देखकर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि तीनों ही बच्चे अपनी गहरी नींद में थे। किंग ने अपने कदम सबसे पहले अब रिया की तरफ बढ़ा लिए थे। रिया के बेड पर बैठकर अब किंग रिया के सिर पर अपना प्यार से धीरे से उसके सिर पर अपना हाथ फेरने लगते हैं। कुछ देर तक रिया को बड़े ही गौर से देखने के बाद अब किंग उसे के बेड के पास बने टेबल पर एक चॉकलेट रख देते हैं। उसके बाद वो हल्का सा रिया के फोरहेड पर एक किस करते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी जैसे ही किंग वहां से जाने लगे तभी किंग के कानों में अब रिया के बड़बड़ाने की आवाज आती है, जो अभी भी कह रही थी, डैड आप आ गए, मैं कब से आपको मिस कर रही थी। मैंने मम्मा को भी बोला था कि वो आपसे मेरी बात कराएं, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। रिया अभी नींद में ही किंग का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है और रिया सोचती है कि उसके पास उसके डैड ही हैं, इसलिए वो किंग को रोहित समझकर अब उसका हाथ पकड़ लेती है। रिया को अब ऐसे देखकर तो अब किंग के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि किंग को भी रिया का ऐसे हाथ पकड़ना बड़ा ही एक सुकून पहुंचा रहा था। अब किंग कुछ देर तक तो रिया को ऐसे ही अपना हाथ पकड़ने देता है, लेकिन उसके बाद अब किंग अब धीरे से रिया के हाथ को अपने हाथ से अलग करते हुए अब धीरे से उसके हाथ को नीचे बेड पर रख देते हैं। उसके बाद अब किंग रिया के पास से जाकर अब वो आर्यन और अलेक्जेंडर के बेड के पास आ जाते हैं। आर्यन को देखते हुए अब वो अपने मन में ही यही सोचते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें और अलेक्जेंडर दोनों को ही इस दुनिया में आने के बाद मेडिकली बहुत ही कुछ सहा है, क्योंकि इस बात को तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब से तुम दोनों ही इस दुनिया में आए हो तब से ही तुमने पता नहीं कितने ही दुखों को सहा है। क्योंकि अलेक्जेंडर तो जहाँ पर है अपनी माँ से ही दूर हो गया था, माँ और बाप दोनों से ही, और उसे तो 6 साल तक एक बंद काल कोठरी की तरह ही रहना पड़ा था, एक बंद कमरे में रहना पड़ा था। और रही बात आर्यन की, तो आर्यन भी जब पैदा हुआ था तो उसे भी उसके नाना द्वारा ही उसे मिट्टी में दाब दिया गया था, यानी कि गौतम गुलेरिया के द्वारा मिट्टी में दाब दिया गया था। जब रोहित को आर्यन ने मिट्टी से बाहर निकाला था तो उस समय आर्यन की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और दोनों ही बच्चे अपनी माँ के बिना, आर्यन अपनी माँ के बिना 6 साल तक बड़ा हुआ था और अलेक्जेंडर तो अपने माँ और बाप दोनों के बिना ही बड़ा हुआ था। इसलिए अब किंग कहते हैं कि मैं तुम दोनों की मेडिकली और फिजिकली दोनों ही मेंटली सारी ही कंडीशन अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तुम दोनों ने सच में अपने बचपन में बहुत ही सहा है, लेकिन मेरे बच्चों तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम और डैड उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने सच में तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बस यकीन रखो अपने मोम और डैड पर कि वो उसका बदला तो जरूर लेंगे। अपने मन में ही ये सोचते हुए अब किंग आर्यन के सिर पर बड़े ही हल्के से अपना हाथ रखकर उसके फोरहेड पर अब एक किस करते हैं। किंग ने जैसे ही अब आर्यन को किस करने के बाद अब वो अलेक्जेंडर के सिर पर अब अपना हाथ रखते हैं। तभी अलेक्जेंडर ने तुरंत ही एकदम से ही किंग के हाथ का स्पर्श पाते ही अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने एकदम से अपनी आंखें खोली तभी उसने सामने अपने बड़ी साफ दिखाई देते हैं। अलेक्जेंडर अपने बड़ी के स्पर्श को अच्छी तरह से पहचान लेता है। अपने सामने बड़ी को देखकर अब अलेक्जेंडर पहले अपनी आंखों को हल्का सा मसलने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि सामने उसके बड़ी ही हैं। अपनी आंखों को मसलने के बाद जब उसे लग रहा था कि वो सपना नहीं देख रहा है, लेकिन पहले तो उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख
रहा है कि उसके सपने में ही उसके बड़ी उसके रूम में आए हैं और वो उसे ऐसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब उसने अपने बड़ी को पकड़ा तो अब वो खुशी से उछलने ही वाला था कि तभी किंग ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि जैसे ही अलेक्जेंडर अब कोई भी आवाज करता किंग ने तभी उसे इशारा कर दिया कुछ भी ना बोलने से, क्योंकि अलेक्जेंडर के बगल में वहां पर आर्यन सो रहा था और किंग नहीं चाहते थे कि अलेक्जेंडर ऐसा कुछ भी करे जिससे कि रिया या आर्यन दोनों ही जग जाएं और उन दोनों को ही उसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि अलेक्जेंडर तो किंग के बारे में पहले से ही जानता था। इसलिए अलेक्जेंडर भी अब किंग के इशारे को देखते हुए अब धीरे से अपने बेड से उठकर अब अपने बड़ी की तरफ आ जाता है कि तभी किंग ने उसे अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, वहां जाओ। ये इशारा देते ही अब किंग भी अब उस तरफ ही चले गए जिस तरफ उसने अलेक्जेंडर को जाने के लिए कहा था। जिस रास्ते से वो आए थे यहाँ अलेक्जेंडर अब किंग का पीछा करते हुए अब वो टेरेस से पर आ गया था, क्योंकि आगे आगे किंग चल रहे थे तो अब पीछे पीछे उनके अलेक्जेंडर चल रहा था। टेरेस पर अब आने के बाद अब अलेक्जेंडर अब खुशी से उछलने लगता है। अब वो उछल उछल कर कहता है, वाह बड़ी आप सच में मेरे पास आ गए। और अब वो कसकर अपने बड़ी को एक जोर का हक कर लेता है, क्योंकि अपने कमरे के अंदर तो वो अपने इमोशंस को खुल के जी नहीं सकता था, क्योंकि उसे रिया और आर्यन के उठने का डर था और उसके बड़ी ने भी उसे साफ साफ इशारा कर दिया था ऐसा कुछ भी करने से। लेकिन अब टेरेस पर तो यहाँ पर उसे कोई भी नहीं देख सकता था, इसलिए अब अलेक्जेंडर अपनी खुशी अपने बड़ी के सामने साफ साफ जाहिर कर रहा था। अपने बड़ी को हक करते हुए अब अलेक्जेंडर कहता है, बड़ी मैंने आपको बहुत ही मिस किया है। क्या आपने मुझे मिस किया? क्योंकि जब से मैं वहां आपके पास से आया था तब से ही मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा था। क्या आपने भी मुझे उतना ही मिस किया है बड़ी जितना मैंने आपको किया है? अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब किंग कहते हैं, तुम्हारे बड़ी ने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया है जितना शायद तुमने किया है। आओ अब यहाँ बैठकर कुछ बातें करते हैं। अपने बड़ी की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर खुश होकर कहता है, हाँ बड़ी क्यों नहीं। और अब वो उसके बाद वो एक बेंच की तरफ इशारा करता है और कुछ ही देर में किंग और अलेक्जेंडर दोनों ही अब टेरेस पर लगे हुए उस बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। किंग अब अपने हाथ को अलेक्जेंडर के सिर पर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ मेरे बच्चा उसे ध्यान से सुनो। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अब किंग कहते हैं कि तुम पहले उस चोपर के पास जाओ और खुद देख लो। किंग की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर अपने कदमों को उस चोपर की तरफ एक हैरानी के साथ बढ़ा देता है, क्योंकि किंग ने अभी उसे साफ साफ कुछ भी नहीं बताया था। किंग ने जैसे ही उसे चोपर की तरफ जाने के लिए कहा तो अलेक्जेंडर हैरान था कि आखिर उस चोपर में ऐसा क्या है, लेकिन उस हैरानी के साथ वो भी देखना चाहता था कि आखिर उसके बड़े उसे क्या दिखाना चाहते हैं। किंग अलेक्जेंडर के कदम जैसे जैसे चोपर की तरफ बढ़ रहे थे तो उसकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। अब वो उस चोपर की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में जब वो वहां पर पहुंचने के बाद जब अलेक्जेंडर ने चोपर के अंदर देखा तो वो अपने डैड को ऐसे इस हालत में देखकर एकदम से ही शॉक हो गया था। अपने डैड को इस हालत में देखकर तो अब अलेक्जेंडर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसमें काटो तो ना खून है ना मांस है। उसकी आंखों से बस अब लगातार अपने डैड को इस हालत में देखकर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उससे अपने डैड की ये हालत देखी ही नहीं जा रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके डैड अभी जिंदा भी हैं या नहीं। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि रिया अपने डैड को कितना मिस कर रही है। वो अब रिया को क्या ही जवाब देगा जब रिया को उसके डैड के बारे में पता चलेगा तो उस समय पर वो रिया को कैसे संभालेगा, क्योंकि अगर रिया को उसके डैड के बारे में कुछ भी पता चला तो रिया तो शायद जीते जी ही मर जाएगी। अलेक्जेंडर अब अपने डैड के पास जाता है और अब वो उनके पास बैठकर अब कह रहा था, डैड उठिए ना डैड, प्लीज आप मेरी आवाज तो सुन सकते हैं ना डैड, प्लीज क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? डैड प्लीज आपको उठना होगा, आपको हम तीनों के लिए, आपको मम्मा के लिए, हम सब के लिए उठना होगा। डैड रिया के बारे में सोचो डैड रिया का क्या होगा? यहाँ पर एकदम से ही अब अलेक्जेंडर पैनिक साउंड कर रहा था। ये करते हुए ही अब अलेक्जेंडर की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। हालांकि अलेक्जेंडर भी अब अपनी आंखों को बार बार पोंछ रहा था, लेकिन वो बार बार अपने डैड को साथ के साथ उठाने की भी कोशिश कर रहा था।
अलेक्जेंडर वैसे तो बहुत ही इमोशनली स्ट्रोंग है, लेकिन उसने बहुत ही कोशिश की अब खुद को संभालने की, लेकिन वो अपने आंसुओं को अब रोक ही नहीं पा रहा था। या किंग भी अब तक अलेक्जेंडर के पीछे आ जाते हैं। किंग अब अलेक्जेंडर का ये हाल भली भांति देख पा रहे थे और उसके मन की जो दशा थी उसे भी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। यहाँ अब जैसे ही अलेक्जेंडर को महसूस होता है कि उसके बड़ी उसके पीछे ही हैं, तब एकदम से ही अलेक्जेंडर मुड़कर अब किंग को एक जोर का हक कर लेता है। वो वहां पर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह चिपक जाता है, जैसे वो अपने बड़ी के पास ही खुद को सिक्योर महसूस कर रहा है। अब वो अपने बड़ी को हक करते हुए अब अलेक्जेंडर कहता है, बड़ी बताइए ना डैड को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, उनकी आंखें खुली हुई क्यों नहीं हैं। अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब किंग कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें अपने बड़ी पर भरोसा है ना, तुम्हारे बड़ी तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं होने देंगे, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। किंग की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी हाँ में अब अपना सिर हिला देता है और अब वो किंग को और भी जोर से कसकर हक करते हुए कहता है, बड़ी डैड जल्दी से ठीक तो हो जाएंगे ना, आई ट्रस्ट ऑन यू, लेकिन फिर भी मुझे आप सच सच बताइए, कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, कम से कम तुम्हारे डैड को ठीक होने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन हाँ 10 दिन में तुम्हारे डैड जहाँ तक मैं जानता हूँ ठीक हो जाएंगे, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। अलेक्जेंडर अब किंग की ये बात सुनकर अब उसे थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, क्योंकि उसे अपने बड़ी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा था कि हाँ उसके बड़ी ने अगर उसे बोला है कि उसके डैड ठीक हो जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो अब उनके ऊपर विश्वास रखता है। अपने चौपर से किंग अब एक बुक को निकाल कर अब किंग उसे अलेक्जेंडर को देते हुए कहते हैं, अलेक्जेंडर ये लो, और ये जब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आए तब तुम इसे अपनी मम्मा को दे देना, और हाँ अपनी मम्मा को कहना कि इसे ध्यान से पढ़े, उसके ये बहुत ही काम आएगा आगे चलकर। अपने बड़ी की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो उस बुक को लेने के लिए अब अपने हाथों को किंग की तरफ बढ़ा देता है। अपने हाथों को किंग की तरफ बढ़ाने के बाद अब किंग भी अलेक्जेंडर के हाथों में उस बुक को दे देते हैं। किंग अब अलेक्जेंडर से कहते हैं, तुम मुझे अपनी दादी के रूम में नहीं लेकर जाओगे क्या, क्योंकि मुझे तुम्हारी दादी का रूम भी तो देखना है। अपने बड़ी की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर किंग का हाथ पकड़ लेते हैं और अब वो कहते हैं, हाँ बड़ी क्यों नहीं, अगर आप मेरी दादी माँ से को भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको अभी वहां पर उनके कमरे की तरफ ले जाता हूँ। अलेक्जेंडर के यहाँ पर सारे ही इमोशंस बड़े ही मिक्स हो रखे थे, क्योंकि एक तरफ वो यहाँ पर अपने बड़ी को देखकर बहुत ही खुश था, लेकिन साथ के साथ अपने डैड की इस हालत को देखकर अब वो बड़ा ही अपसेट हो गया था। हालांकि अब उसने अपने आंसुओं पर तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। वो अभी इसी मुरझाए हुए चेहरे के साथ अब किंग का हाथ को पकड़कर अब उसे टेरेस के दरवाजे के पास लेकर आ जाता है, और अब वो किंग के साथ उसे स्टेयरकेस से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी किंग ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। किंग ने उसे रोकते हुए कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर के हाथ को पकड़कर अब किंग उसे उस सीक्रेट रास्ते से लेकर जाने लगता है, जिस सीक्रेट रास्ते को उसे स्वाति मल्होत्रा ने बताया था, क्योंकि किंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अगर वो यहाँ से स्टेयरकेस से गया तो हो सकता है कोई यहाँ पर पैलेस में कोई जगह हुआ हो और कोई उसे यहाँ पर देख ले। इसलिए किंग इस समय कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उस सीक्रेट रास्ते को ही अब यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक कैलाश अधिकारी की भेजी हुई लोकेशन पर अब तक करण गुलेरिया पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अब वहां पर पहुंचकर अब वो कैलाश अधिकारी का ही इंतजार करते हैं और अब वो वहां पर खड़े हो जाते हैं। वहीं अब तक अनिका भी जॉन के साथ अब तक वहां पर आ गई थी। कुछ ही देर के इंतजार के बाद जब करण गुलेरिया वहां पर खड़े थे तब कैलाश अधिकारी अपने कुछ आदमियों के साथ उस लोकेशन पर आ जाते हैं और अब वो करण गुलेरिया को वहां खड़ा देखकर अब अपने हाथ का एक इशारा कर देते हैं।
अपने हाथ के इशारे से अब वो उन्हें जल्द से जल्द अंदर बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी कैलाश अधिकारी के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द कविनालिशा को बचाना था। उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पर कविनालिशा को बचाना थी। करण भी अब समझ जाते हैं कि जरूर सच में कोई बड़ी बात है, इसलिए ही तो वो बिना वक्त गवाए ही कैलाश की गाड़ी में अब वो भी बैठ जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कैलाश मुंह से भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब उसने भी कैलाश से कुछ भी पूछना भी ठीक नहीं समझा। यहाँ नीका और जॉन वो दोनों ही भी अब कैलाश अधिकारी की गाड़ी को अब तक देख चुके थे, क्योंकि वो भी यहाँ पर इसी लोकेशन पर ही कैलाश अधिकारी के आने का ही वेट कर रहे थे। अनिका ने अब अपने फोन से एक मैसेज टाइप करते हुए कहा कि जल्दी से चलो, वेट करने का कोई भी मतलब नहीं है, हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे ही है। ये लिखते हुए ही अब अनिका ने इस मैसेज को ये लिखने के बाद कैलाश अधिकारी के नंबर पर सेंड कर दिया था। अनिका का ये मैसेज जैसे ही अब कैलाश अधिकारी ने अपने फोन में देखा, तो वो अब अपने आसपास ही देखने लगा कि तभी उसकी नजर अब एक ब्लैक गाड़ी पर जाती है, क्योंकि उस मैसेज को देखने के बाद अब पहले कैलाश अधिकारी इंश्योर कर लेना चाहते थे कि क्या सच में अनिका यहाँ पर पहुंच चुकी है या नहीं। और अब वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ब्लैक गाड़ी यहाँ पर अनिका की ही होगी, इसलिए अब वो फिर उस गाड़ी की तरफ एक थम्स अप का इशारा कर देते हैं। यहाँ अनिका भी अब कैलाश अधिकारी को फिर से मैसेज करते हुए कहती है कि आपने अपने कुछ आदमियों को मेरी गाड़ी में भेज दो। और ये लिखने के बाद अब वो इसे कैलाश अधिकारी को फिर से सेंड कर देती है। अब उस मैसेज को सेंड करने के बाद अब अनिका जॉन से कहती है, जॉन गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा रखना, हमें अब जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा, क्योंकि हमारे लिए अब एक मिनट हमारे लिए बड़ी ही हार्मफुल हो सकती है अगर हमने यहीं पर ही टाइम वेस्ट कर दिया तो। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब जॉन भी कहता है, मैडम यू डोंट वरी, मैं आपकी स्पीड को मैच करूंगा। अब तक कैलाश अधिकारी ने अपने कुछ आदमियों को कहा कि तुम सब उस ब्लैक गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। उसके ये सुनते ही अब वो अपनी गाड़ी से ही उतरकर अब वो आदमी अब उस ब्लैक गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। यहाँ अनिका भी अब अपनी गाड़ी से उतरकर जल्दी से कैलाश अधिकारी की गाड़ी की तरफ आ जाती है, क्योंकि अनिका ने अपनी गाड़ी का पूरा ही कंट्रोल यहाँ पर जॉन को दे दिया था। उसने जॉन को पहले से ही अच्छी तरह से समझा दिया था कि मैं यहाँ पर कैलाश अधिकारी की गाड़ी को ड्राइव करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें जितना हो सके तुम मेरी गाड़ी की स्पीड को जरूर मेंटेन करते रहना। जितनी स्पीड मेरी गाड़ी की होगी तुम्हें भी इस गाड़ी को उतनी ही स्पीड में रखना है। अब वहाँ कैलाश की गाड़ी के पास पहुंचने के बाद अब अनिका कैलाश अधिकारी के ड्राइवर से कहती है, आप पीछे बैठ जाइए, अब गाड़ी मैं खुद ही ड्राइव करूंगी, क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जितनी तेज ड्राइव वो कर सकती थी उतना शायद कैलाश अधिकारी का वो ड्राइवर नहीं कर सकता था, क्योंकि अब अनिका को यहाँ से जल्द अब उस लोकेशन पर पहुंचना था। अनिका की ये बात सुनते ही अब उस ड्राइवर ने पहले तो अब कैलाश अधिकारी की तरफ देखता है, क्योंकि जब तक कैलाश अधिकारी उसे परमिशन नहीं देता तब तक वो ड्राइवर अनिका की बात को नहीं मानने वाला था। इसलिए वो उसका इशारा उसके हाँ या ना सुनने के लिए वो कैलाश अधिकारी की तरफ देखता है। जैसे ही अब उस ड्राइवर ने कैलाश अधिकारी की तरफ देखा तो कैलाश अधिकारी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर अब वो ड्राइवर भी जल्दी से दरवाजा खोलकर अब पीछे की तरफ आ जाता है और यहाँ अनिका अब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। अनिका जैसे ही अब यहाँ पर कैलाश की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठती है, तब वो जॉन को देखकर उसे एक थम्स अप का इशारा करती है। यहाँ जॉन भी अब अनिका को उसके बदले में थम्स अप का एक इशारा करता है कि हाँ मैं भी पूरी तरह से आपकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ अनिका ने कहा कि सभी अपनी गाड़ी को कस कर पकड़ लीजिए। ये कहते हुए ही अब अनिका ने अपने पाँव को एक्सीलेटर पर रखा और अब वो तेजी से अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगी। तो वहीं जॉन ने भी अब तक अनिका की गाड़ी के साथ साथ अपनी स्पीड को भी मैच करते हुए वो भी अब उस गाड़ी को दौड़ाने लगता है। वहाँ गाड़ी में बैठे हुए अब सभी की हालत सच में ही बड़ी ही खराब हो गई थी, क्योंकि अनिका ने गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि अब सबके चेहरे की हवा यही उड़ गई थी कि आज उनके साथ सच में ये क्या हो रहा है।
गाड़ी आज उन्हें ऐसे लग रही थी जैसे वो पता नहीं रोड पर उड़ रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा था जैसे कहीं उनकी मौत तो उनके सामने ही नहीं है, कहीं उनका वो यहीं पर आज उनका आखिरी दिन तो नहीं है। यहाँ कैलाश अधिकारी अपने मन में ही यही सोच रहे थे कि ये लड़की गाड़ी चलाती है या हवाई जहाज, क्योंकि इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि इसने तो मेरे ही शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ अनिका और जॉन दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक किंग भी अलेक्जेंडर के साथ आयशा मारवा के रूम में आ जाते हैं। आयशा मारवा के कमरे में आने के बाद अब किंग अपनी बेटी को एक चैन से सोते हुए देखकर अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि आयशा मारवा बड़े ही चैन के साथ सो रही थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी किंग की आंखें अभी भी नम थी अपनी बेटी को देखकर। कुछ ही देर तक अपनी बेटी को ऐसे निहारने के बाद, उसे देखने के बाद अब किंग अब अलेक्जेंडर को इशारा करते हैं कि यहाँ से अब बाहर जाने के लिए कहते हैं। अलेक्जेंडर भी अब किंग के इशारे को देखकर अब अपने बड़ी की ये बात सुनकर अपनी दादी के रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद अब किंग अब अलेक्जेंडर से कहते हैं कि तुम अब अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ, इससे पहले कि किसी को भी तुम पर किसी भी तरह का शक हो जाए और किसी को भी पता चले कि मैं यहाँ पर था। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर अपने बड़ी को फिर से एक जोर से हक करते हुए उन्हें गुड नाइट कहता है। हालांकि अलेक्जेंडर अपने बड़ी को ऐसे जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो भी अपने बड़ी के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके बड़ी ने उसे अभी जाने के लिए कहा था, इसलिए अलेक्जेंडर भी अब उसकी बात मानते हुए उन्हें गुड नाइट कहता है और साथ में मिस यू बड़ी ये कहते हुए अलेक्जेंडर अब किंग को बाय बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अलेक्जेंडर के जाने के बाद अब यहाँ किंग भी टेरेस के लिए निकल जाते हैं। टेरेस पर फिर से पहुंचने के बाद अब किंग अपने चॉपर में बैठ जाते हैं और फिर वो अपने पैलेस की लोकेशन को उस चॉपर में सेट कर देते हैं। कुछ ही देर में वो चॉपर अब आसमान में उड़ने लगता है। वहां अब तक दूसरी तरफ अनिका और जॉन दोनों ने ही अब तक अपनी गाड़ी को उस गांव में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों के डिस्टेंस के बाद वो दोनों उस गांव में पहुंच चुके थे, जहां पर उन्हें यहाँ पर इस गांव में पहुंचने के लिए 1 घंटा लगने वाला था। वहीं अब तक वो 30 मिनट में ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में वो सभी अभी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अब अनिका अच्छी तरह से पूरे गांव को देखने लगती है, तो वहीं जॉन भी अब अपनी और अनिका दोनों की ही दूरबीन लेकर अब गाड़ी से बाहर आ जाता है। अनिका अब जॉन अनिका की तरफ एक दूरबीन को करता है अब और एक दूरबीन को अपने हाथ में रखता है। अनिका अब उस दूरबीन को पकड़ती है और उससे चारों तरफ देखने लगती है, तो वहीं जॉन भी अब अनिका के साथ साथ अपनी दूरबीन से चारों तरफ ही देख रहा था। तभी अनिका के दिमाग में एक बात आती है कि क्या गांव वाले बता सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ होगा, क्योंकि अगर कवि नालिशाए और आकाश ये सब यहाँ पर आए थे तो उन्हें तो गांव वालों को तो पक्का ही पता होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। अनिका अब यही सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब कवि नालिशा की आवाज आती है, जो कि शायद किसी से कह रही थी कि एक बार हमारे हाथ खोल दो, फिर हम बताते हैं कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुमने जिसे पकड़ा है उसका नतीजा तो तुम्हें मैं देकर ही रहूंगी। तुम लोगों ने जो मिस्टर मारवा के साथ किया है ना, वो ठीक नहीं था। अरे धोखे से मारा है तो उन्हें कायर हो तुम, कायर, क्योंकि तुम सब ने उसे धोखे से मार दिया है। सब के सब अगर इतने ही बहादुर होते हो ना तो सामने से वार करते। अगर तुम सामने से वार करते तो फिर देखते कि हाँ तुम्हारा क्या हश्र होता। ये सुनते ही अब अनिका की तो मानो एक शौक ही लगा हो, क्योंकि अनिका काफी दूर तक की आवाजें बड़ी ही आसानी से सुन सकती थी, इसलिए अनिका को कवि नालिशा की ये आवाजें अपने कानों में सुनाई देती है। अनिका कवि नालिशा की ये बातों को सुनकर एक शौक में थी कि आखिर आलिशा ये क्या कह रही है, आखिर रोहित को क्या हुआ है। अनिका ने यहाँ पर अपने सुनने की पावर को यूज करते हुए अब वो उसी ही डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है जहाँ से उसे ये सब आवाजें आ रही थी। उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए अब अनिका उन सभी को ही धीरे धीरे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहती है। अब अनिका को आलिशा की आवाज और भी तेज आने लगी थी, क्योंकि अनिका जितना आलिशा
अलीशा की तरफ बढ़ रही थी। कविनालिशा की आवाज उसके कानों में और भी तेजी से आ रही थी। अब तक वो सभी उस डोर की तरफ आ गए थे। तब कैलाश अधिकारी ने अब अनिका से कहा, बेटा वो देखो वहां पर एक घर बना हुआ है, शायद उसी में ही उन्होंने रानी आलिशा को रखा हुआ होगा। अनिका जानती थी कि कविनालिशा इसी घर में कैद है, क्योंकि अनिका को उसकी आवाज साफ साफ अब सुनाई दे रही थी। लेकिन वो इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अनिका अभी इस बात से श्योर नहीं थी कि वहां पर कविनालिशा किस हाल में है और वहां पर कितने ही आदमी होंगे जिन्होंने कविनालिशा को बंदी बनाया हुआ होगा। इसलिए उसने पहले अब जॉन से कहा कि पहले वो घर के अंदर जाएं, क्योंकि जॉन एक रोबोट था और अनिका को इस बात का भी नहीं पता था, क्योंकि जिस तरह से दुश्मनों ने केमिकल बनाया हुआ था तो अनिका को पता था कि क्योंकि कर्नाटक आइलैंड पर भी ऐसा ही कुछ था। इसलिए अनिका पहले वहां पर जॉन को भेजती है, ताकि अगर वहां पर कोई भी केमिकल स्प्रेड हो रहा होगा तो उस पर जॉन पर उस केमिकल का कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए अनिका के कहे अनुसार अब जॉन भी उस घर के अंदर जाने के लिए हाँ भर देता है, क्योंकि अनिका ने अब उसे एक कमांड दे दी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरफ यहाँ पर जॉन ही है जो बस उसे केमिकल से फाइट कर सकता है और उस पर ही किसी केमिकल का कोई भी असर नहीं होगा। अनिका ने जॉन की तरफ देखकर उसे अंदर जाने का इशारा दे दिया था। जॉन भी अब अनिका के इशारे को समझ गया था, इसलिए वो भी अब अंदर की तरफ जाने लगता है। उस घर के अंदर अब कविनालिशा के दोनों ही हाथ बंधे हुए थे, तो वहीं उसके बगल में अब तक आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया दोनों का भी यही हाल था, क्योंकि यहाँ पर इस कमरे में इन तीनों को ही बांध कर रखा हुआ था। इन तीनों के ही हाथ और पैर बांध कर इन्हें एक चेयर पर बिठाकर बांधा हुआ था। मयूर गुलेरिया अब आकाश से गुलेरिया से कहता है, आकाश हम हमारी बहन को कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आने के बाद जो भी पता चला है उसके बारे में मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं अपनी बहन को कैसे बताऊंगा कि मिस्टर मारवा अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है कि अब वो मर चुके हैं। मेरा मन अभी भी इसी चीज के लिए तैयार है कि वो अभी भी हमारे बीच में ही होंगे, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। आकाश गुलेरिया के इस रिएक्शन पर अब मयूर कहता है, भाई हमें इस वक्त जो वीडियो दिखाया गया है वो गलत भी तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हमें जो वीडियो दिखाया गया है उसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रोहित मारवा पर कितनी बुरी तरह से हमले किए गए हैं। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविनालिशा भी कहती है, जिसने भी ये काम किया है ना, आई एम श्योर मिस्टर मारवा उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि जिस तरह से इस वीडियो में दिख रहा है हमें उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं हमने उससे नोटिस किया है कि जिस आदमी ने उन पर हमला किया है उसे वो अच्छी तरह से जानते थे। किसी ने उनके साथ धोखा किया है, किसी ने उन्हें धोखे से वार किया है। वो शौक थे, यानी कि वो उस शख्स को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जैसे ही वो वहां पर उस तरफ मुड़े थे तो वो एकदम से ही शौक हो गए थे, जैसे हमला करने वाले के चेहरे को वो अच्छी तरह से पहचान गए थे। मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब मयूर गुलेरिया भी कहता है, हाइट और हेल्थ से तो वो कोई लेडी ही लग रही थी। कविनालिशा जानती थी कि रोहित मारवा कौन है, वो अकेले ही काफी है इन सभी को मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि कविनालिशा को रोहित के किंग होने का पता अच्छी तरह से था और किंग अपनी किस हद तक जा सकता है उसे वो भी पता था। मयूर आकाश के कान में अब कहता है, ये रानी साहिबा क्यों बार बार ये कह रही है कि इनके हाथ खोलने के लिए। अरे ये तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि रानी साहिबा तो खुद सबकी सिक्योरिटी के बीच में रहती है। अगर किसी ने इनके हाथ खोल भी दिए तो ये क्या कर लेंगी। अगर ये बात मैं कहूँ कि एक बार मेरे हाथ खोलो तो ये तो समझ में भी आता है, क्योंकि मैं तो उन लोगों के साथ फाइट भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे रानी साहिबा की बात समझ में नहीं आ रही। मैं एक फाइटर हूँ, ये तो एक नाजुक सी कांच की गुड़िया जैसी है, भलाई ने फाइट थोड़ी ही ना आती होगी। और वैसे भी ये तो महल में एक राजकुमारी की तरह रहती हैं, तो इन्हें कहाँ से फाइट आती होगी। मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश अपने मन में ही सोचता है कि
कि इनसे आलिशा को फाइट करते हुए देख लिया तो पता नहीं इसका क्या ही हाल होगा, क्योंकि आकाश गुलेरिया ने कविन आलिशा की फाइट को अच्छी तरह से देखा हुआ था। इसलिए वो अब अपने मन में सोचते हैं कि अगर मयूर ने कविन आलिशा की फाइट को देखा तो तब क्या होगा। आकाश अब अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार कविन आलिशा के हाथ सच में खुल गए तो वो यहाँ तबाही लेकर आ जाएगी। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। आकाश उस रूम में कुछ ऐसा ढूंढने आकाश अब अपने उस रूम में जहां पर उसे कैद किया गया था वहां अब चारों तरफ देखता है और वहां पर कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे कि उस मोटी सी रस्सियों को काटा जा सके। अब तक आकाश ये सब कर रहा था, तभी वहां पर जॉन अब तक उस घर के पास आ जाता है। उसके पीछे पीछे अब अनिका के साथ वहां पर सभी आ जाते हैं। तभी अनिका के कानों में कुछ लोगों के चलने की आवाज आती है। अनिका ने काफी दूर से ही किसी के कदमों की आहट सुनाई दे गई थी। अनिका वहां पर सभी को ही अलर्ट रहने के लिए कहती है कि शायद यहाँ से कोई लोग आ रहे हैं। वहां दूसरी तरफ जॉन भी अब तक उस घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर सभी अपने अपने हाथों में अब अपनी अपनी गन की पोजीशन को ले लेते हैं और बड़े ही अलर्ट मोड में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अनिका ने उन्हें यहाँ पर किसी के आने की आहट के बारे में बताया। अनिका जब अपनी नजर वहां पर घुमा रही थी तभी उसे एक तरफ से ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं। यहाँ सभी अपनी अपनी पोजीशन उनसे लड़ने के लिए पहले से ही ले लेते हैं। कुछ ही देर में घर के बाहर अब वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर दमयंती की स्त्री सिपाहियां उस घर के टेरेस से एकदम से ही टेरेस से नीचे कूद कर आ जाती हैं। उन्हें देखकर तो मानो अनिका का खून खोलने लगता है। एक तो अनिका जल्दी से आलिशा से मिलना चाहती थी, क्योंकि अब अनिका को आलिशा के बारे में पूरी तरह से पता है कि वो गुलेरिया परिवार की ही बेटी थी। इसलिए वो उसे यहाँ पर ज्यादा देर नहीं दे सकती थी, क्योंकि जो आलिशा के मुंह से निकला था उस अनिका को उन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनिका भी बस जल्द से जल्द कविन आलिशा से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो सबसे पहले आलिशा से ये पूछना चाहती थी कि आखिर रोहित को क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कह रही थी। और यहाँ इन सबको देखकर अब अनिका का गुस्सा बिल्कुल ही बढ़ गया था। यहाँ अनिका अब अकेले ही इन सभी सत्री सिपाहियों से लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया और कैलाश अधिकारी उन आदमियों से लड़ने लग रहे थे जो उन्हीं की तरफ अब तक पहुंच गए थे। यहाँ बाहर सभी एक जबरदस्त फाइट चल रही थी, तो वहीं जॉन भी अब तक घर के अंदर जाकर एक एक कमरे में चेक करने लगा था। तभी वहां पर जॉन की नजर एक रूम में जाती है तो अब वो उस रूम की तरफ जाने लगता है। जॉन जब उस कमरे की तरफ जाता है तो वो देखता है कि जिस रूम की तरफ वो जा रहा है उस रूम से तो बहुत ही स्मोक रिलीज हो रहा है। वहां रूम के अंदर जब इन तीनों ने देखा तो अब वो समझ गए थे कि बाहर कोई तो ऐसा आया है। उन्हें भी अब यहाँ पर बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही उन्हें आहट किसी के कदमों की सुनाई देती है तब आकाश कहता है कि मुझे लगता है कहीं अनिका तो हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आ गई है। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है, हाँ हो सकता है कि वो हमें बचाने के लिए आ गई हो, वरना खुद ही सोचो अगर इनका ही आदमी इस तरफ आता तो उन्हें स्मोक रिलीज करने की क्या ही जरूरत थी, क्योंकि कोई बाहरी आदमी ही यहाँ पर आया है। इसीलिए ही तो इन लोगों ने डर के मारे स्मोक को रिलीज किया है।